आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का यहाँ पर 100% आपका असली पेपर जो आपका होने ही वाला है, बिल्कुल 100% के साथ मान कर चलिए। यहाँ पर तो इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, जैसा कि आपको सभी को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है नए आए चैनल पे, तो अपन ने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड भी कर लिया और ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में अपन क्या देखने वाले हैं, इसका जो जितने भी 3 और 4 और 5 अंक क्वेश्चन है इनको अपन देखने वाले 3 और 4 अंक के। ओके, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ फ्रंट पेज एडिट किया और डाल दिया, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल असली पेपर का यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फोटो खींची हुई है, आप देख सकते हो नीचे से। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि यहीं का सिर्फ एडिट कर दिया थोड़ा और ऐसा ही क्या ऐसा डाल दिया। देखिए एडिटिंग मुझसे ज़्यादा आती नहीं, एडिटिंग करता तो यहाँ पर साफ दिखता, ठीक है। एडिटिंग मुझसे कुछ नहीं होती यहाँ की, ठीक है। कि मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर ज्यों का त्यों आपका जो है फोटो का फोटो है, ठीक। आप देख सकते हैं। तो मुझे विमर्श पोर्टल से कॉल आया था कि अगर पेपर बताना है, मैंने खुद बात की थी जो पेपर बनाते हैं उनसे, मेरा उनसे कांटेक्ट भी, उन्होंने बोला था अगर तुम्हें पेपर बताना है तो डायरेक्ट नहीं बताओगे, जैसे चाहे फिर 100% चाहे वो आप फेक पेपर हो तो भी नहीं बताना आप यूट्यूब पर, चाहे 100% रियल पेपर हो तो भी आप डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं बताना। इसलिए अब मैं क्या कहूँगा, मैंने ज़बरदस्ती मैंने हाँ करके मैंने सिर्फ फ्रंट पेज पर मतलब बताने के लिए पूछ लिया कि सिर्फ मैं फ्रंट पेज बताऊँगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ कर दिया। तो मैं फ्रंट पेज सिर्फ बता रहा हूँ और आगे के आपके सॉल्यूशन में खुद लिखकर बता रहा हूँ, उसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को शक भी ना हो। विमर्श पोर्टल वाले हों चाहे वो ओपन वर्ड वाले हों, अपन किसी से नहीं डरते हैं। यहाँ पर पेपर वायरल होगा तो होगा ही होगा, सिंपल, ठीक है। और प्लीज़ कोई से इतनी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहना, ठीक है, अपनी और खुद से भी तैयारी करना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं तो देखते हैं। जो सीधी बात नो बकवास, जल्दी चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत मेहनत से यहाँ पर सॉल्यूशन इसका फुल तैयार कर लिया है। तो आप लोग जल्दी इसका करना, जल्दी नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। और जल्दी कर लेना भाई, इतना साफ शुद्ध कोई बता रहा है, जिसको यकीन है वो लिख ले, नहीं है तो डिसलाइक ठोके और निकल जाए। मैं तो सीधा सिंपल बात कहता हूँ, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। सबसे पहले अपना देखो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। देखिए विद्युत वाहक बल ये दोनों मैंने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। और क्योंकि अभी रियल पेपर है, सवाल करवाना तो नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, क्या चलता है वो तो होता रहता है। यहाँ साथ छोटी चैनलों में बड़ी बातें होती रहती हैं। मेरे YouTube चैनल को दोस्तों आपको सपोर्ट करना है। अगर मैं आपको वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार से मदद करूं, अगर ये प्रश्न आए आपके पेपर में, देखिए क्या है दोस्तों, मैं अभी एक ज़रूर इम्पोर्टेंट और एक जानकारी बताना चाहूँगा, वो मैं एंड में बताऊँगा, ठीक है। इसलिए एंड तक बने रहे वीडियो के। सबसे पहले अपन विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। दोस्तों कोई 3 अंतर कर लेने हैं आपको, 3 अंतर। ये मैंने ज़्यादा लिख दिए ताकि आपको 5 में से कम 3 तो याद ही रहें, ठीक है। जहाँ तक अगर आप 5 कर लेते, जितनी कर लेती, ये से आपके ऊपर, चाहे 2 करो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक। क्या है अपना कि विद्युत वाहक बल, सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल, बहुत ही ज़्यादा आंसर है, बिल्कुल सरल आंसर है दोस्तों। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसमें क्या है, सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, यह विभव मापी से मापा जाता है। उसके बाद इस यह विभव मापी से मापा जाता है। और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका यह विद्युत वाहक बल से छोटी होती है, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल से छोटी होती है, ठीक है। और उसके बाद अपना इसका जो है, यह किसी सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम विभवांतर या यह विभवांतर से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, यह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अपना है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और आप इसका आप देख सकते हैं, इसका लास्ट वाला भी देख लेना इसका, ठीक है। इसका लास्ट वाला दोस्तों, यहाँ के इसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लेना। अपन नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मानक क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको यहाँ पर आपका लिखना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 25 डिग्री सेल्सियस व एक वायुमंडलीय दाब पर मोलर इकाई सांद्रता के हाइड्रोजन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोस्तों अगर इसकी
विधि आ गई लिखने के लिए, क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव शून्य होता है। दोस्तों अगर इसकी विधि नहीं आएगी, जहाँ तक अगर विधि लिखने आ गई तो यहाँ तैसी हो जाएगी, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो समझ गया उसके लिए तो सही है, जो नहीं समझा उसके लिए खत्म काम, ठीक है। इतना बड़ा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ये बहुत ही आसान है। आपको चित्र बनाना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ओके, और ये इसे आपको पूरा स्पष्ट कर देना। उसके बाद अब मैंने दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन मुझे करने में देरी लग जाती, इसलिए ये वाला मैंने कहाँ से जीपीएस से आपका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कर लिया, ओके। आप यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन देख सकते हो, आप आंसर जाकर अपनी जीपीएस से अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए, ओके। उसके बाद अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप सॉल्यूशन देख लेना दोस्तों, जीपीएस में मिल जाएगा इसका, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीपीएस में मिल जाएगा। उसके बाद अपना अगला आता है दोस्तों, मैं अथवा सहित उत्तर बता रहा हूँ ताकि अगर आपके में दूसरा सेट कटे, सेट फंसे, सेट बी सी डी या दुनिया का कोई भी सेट फंस जाए, आपका एक भी अंक ना चुके और आप पूरे में से गर्दा मचा सको पेपर में, ठीक है। क्या है, क्या दिया, फेराडे के नियम, फेराडे के नियम है। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ ये बताते हुए, क्योंकि अब समझ रियल है तो आप कितना ही कोई बोलेगा उसके बारे में, ठीक है। उत्तेजित है, ऐसा मैं घबरा के बताता हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ भाई रियल है, तो मतलब मैं रियल तो है, इसलिए मैं घबरा के बताता हूँ, ठीक है। आप ये सब दिशा सूचक यंत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना है फेराडे के नियम। फेराडे ने विद्युत अपघटन के भारात्मक ज्ञान के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए जिसे विद्युत अपघटन का अध्ययन में सहायक किया जाता है। देखिए प्रथम नियम का है, इसकी क्या दिया इन भाई साहब ने, सॉरी भाई साहब क्या, वो बास्ट था फेराडे ने फेराडे ने दिया था। प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए कितना सिंपल आंसर दोस्तों, याद हो गया हो अगर एक ही बार में, अगर आप पढ़ो और 2-3 बार में याद हो जाए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों। हर एक लाइक से आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ये तो है। अब आप ये सभी आप पर बनते हैं, मुझे पता है, जो भी पढ़ते हैं उन पर सब बनते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। भाई ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी क्या ही आप कह सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है, क्या हो जाएगा। और उसके बाद द्वितीय नियम क्या है, नियम बताएंगे सिर्फ, और बाकी तो सब आप जानती हैं नियम, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। जब एक शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न लवणों की विलयनों में से प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा अपने आप तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, W बराबर अनुक्रमानुपाती E। उसके बाद ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्या है कि अब आपको क्या करना है कि दोस्तों, आप बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर आपका इतना सरल उत्तर है और इतना छोटा बता देते हैं इतने बड़े का। तो भाई जो मैंने इसका इतना आंसर बताया ना, अगर किसी के बाप में दम नहीं है ये गलत करने की, पूरी 100% 100% गारंटी के साथ, अगर ये 3 नंबर में भी आ जाए ना तो इतना ही लिखेंगे तो 3 नंबर देगा वो जांचने वाला। किसी के बाप में दम नहीं है तो गलत करने की, अगर कोई भी गलत कहा तो मेरा वीडियो खोल कर बता देना, ठीक है। इट इज सिंपल एंड सीधी बात, नो बकवास। मतलब ये मतलब मैं जो बताऊँ वो 100% सत्य ही मान के चलना, ठीक है। उसके बाद विद्युत अपघटनी में से और गैल्विक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब इसे मैंने एक्स्ट्रा में जोड़ दिया है ताकि मतलब चलता है, अगर आपको याद करना हो तो चलता है, मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या है कि बहुत मेहनत से लिखा था इसलिए मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। आप कर सकते हैं विद्युत अपघटनी और गैल्विक सेल, दोस्तों आगे की संभावना इसलिए मैंने कर दिया था, ठीक। और उसके बाद आता है विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर। तो आप देख सकते प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य परिभाषा सबसे पहले आपको लिखनी है, प्रबल विद्युत अपघट्य और प्रबल अपघट्य की। दोस्तों एक ही बार में याद करवा के छोड़ूंगा, क्या है रियल पेपर भी यहाँ से पढ़ाऊंगा कि साला वो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। क्या है परिभाषा, इनके विलयन की चालकता अधिक होती है। देखिए इनके विलयन की चालकता अधिक होती है और इनके विलयन की चालकता कम होती है। देखिए मतलब परिभाषा आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है। परिभाषा मैंने नहीं लिखी थी क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य ये तो ऐसी चीजें बननी चाहिए यार 2-2 अंक में। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने 2 अंक में इनको सभी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना आता है प्रबल विद्युत अपघट्य, तन्यता का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तन्यता पर इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अपन अगला है कि इनका प्रत्येक
सांद्रता पर पूर्ण आयनन होता है और इनका किसी भी सांद्रता पर पूर्ण आयनन नहीं होता। और यहाँ पर आप इतने सारे उदाहरण हैं, कोई भी एक तो लिख सकते हो, NaCl, KCl, इतने सारे उदाहरण हैं भाई की गिनती नहीं है। अभी मैं 1 करोड़ उदाहरण बता दूंगा इनके, आपको क्या फ़ायदा, लेकिन मैं नहीं लिखे दोस्तों पूरे कुछ 100% सही। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है क्या है, अब आप अपना डी एवं एफ ब्लॉक दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये अगर ना आए ना पेपर में तो आप यहाँ पर आकर कुछ भी बोल सकते हैं मुझसे, ठीक क्या है आपको, लेकिन मेहनत पूरी करनी है और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी याद करनी है। जैसे क्वेश्चन बैंक है आपकी तो आपको उसको पूरा रट लेना है, ठीक है, उसको पूरा रट लेना है। जितना आपका ध्यान है 13 12 तक आना, जितना भी आना है रिड्यूस सिलेबस छोड़ कर पूरा रट लेना। और ये वाला जो है पूरा आपको रट कर ही जाना है 100%। तो यकीन मानिए दोस्तों आप गर्दा मचा कर आएंगे, गर्दा। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 70 में से नहीं तो 70 में से 70 तो पक्के, वो तो है गारंटी के साथ। लेकिन अगर आप खुद भी करेंगे तो आपकी 100 में से 100 है गारंटी के साथ। हाँ, तो अपन देख रहे थे क्या डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। दोस्तों अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्या है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, इनके संक्रमण तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इट्स सिंपल, मैंने दोस्तों बिल्कुल आसान से लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं आप लोगों को कितना ख्याल रखता हूँ यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। आपको रियल पेपर की कसम है, डी और एफ ब्लॉक के दोनों संक्रमण तत्वों की कसम है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ठीक है, आपको शेयर करना है तो आपको याद हो जाएंगे और आपका यही पेपर आएगा। अगर आप शेयर नहीं करोगे वीडियो को तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं अभी सिंपल में बता देता हूँ। और अपन आगे बढ़ते वो तो मजाक कराता, सीरियस मत लेना, अपन तो अपना चलता रहता है, वो तो टाइम पास कर देना। शेयर करना हो तो कर देना, नहीं तो फ्रेंड को मत करना, भाड़ में जाए, तुम ही फर्स्ट आ जाओ, फ्रेंड की छोड़ो, खुद की छोड़ो, फ्रेंड भाड़ में जाए, अपनी देखो। उसके बाद क्या है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें ये तत्व स्थायी होते हैं और ये तत्व कम स्थायी होते हैं। बहुत सरल आंसर हैं। देखिए इतने हैं कि गिनती करने वाला मैंने इतने बना दिए हैं, बिल्कुल सरल। दोस्तों आपको कोई 4 नहीं 5 कर लेना या 6 कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल पूरा मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं और ये प्रकृति में दुर्बल मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, इनमें n-1 कक्ष अपूर्ण होते हैं। इनमें n1 n-1 व n-2 कक्ष अपूर्ण होते हैं। ओके n1 है, ठीक है। उसके बाद अपनाता है, ये संकुलों में निम्न सामान्य समन्वय अंक देते हैं, लेकिन ये उच्च सामान्य समन्वय अंक देते हैं। एक यहाँ पर निम्न ना लिख के आप कम भी लिख सकते हो और इसमें उच्च ना लिख के अधिक भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब ये आपको सब जानती हैं। उसके बाद अपना आता है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर। तो चलिए देखते हैं। तो अपना आता है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी परीक्षा में आने वाला है। तो फटाफट से अगर आपको चैनल पर नए हो तो इसी लेक्टिनाइड और लेक्टिनाइड की कसम है, लाइक कर दो, ठीक है, याद करना है तो ठीक है। क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों, बिल्कुल आसान, शुद्ध अपनी बुंदेलखंडी, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी, सीधी बात, नो बकवास। क्या है कि ये तत्व जो लेंथिनियम के बाद आते हैं लेंथेनाइड कहलाते हैं। बहुत ही सरल। वे तत्व जो लेंथिनियम के बाद आते हैं लेंथेनाइड कहलाते हैं, ये तो परिभाषा हो जाएगी। और वे तत्व जो एक्टिनाइड के बाद आते हैं एक्टिनियम के बाद आते हैं एक्टिनाइड कहलाते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको बहुत पहले याद करवा दी थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सभी को याद भी हो गया, हम पता है। वीडियो जो मेरा रेगुलर देख रहा है, अगर देख ही रहा है, भले याद ना कर रहा हो, लेकिन उसको उतना तो याद हो गया होगा कि मैं एक ही वीडियो में आपको याद करवा के चला जाता हूँ, ठीक है। क्या इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। दोस्तों आपको दूसरा भी एक बार देख लेना है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन UF उपकोष में प्रवेश करता है। सॉरी, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। उसके बाद आता है ए कम क्षारीय होती हैं, ए यौगिक अधिक क्षारीय होती हैं। उसके बाद आता है कि इनमें संकुल बनाने के लिए प्रवृत्ति कम होती है। दोस्तों आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं अच्छे से।
क्या इसमें इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। छठवां आता है अपना एक तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ तत्व +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है, ए तत्व +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कितना सरल आंसर है भाई, इतना सरल आंसर अगर किसी भी परीक्षा देने कहीं मिल जाए तो मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक से बनाया दोस्तों, ये भी मैं 7 पॉइंट बनाया। अगर मैं चाहूँ तो अभी यहीं बैठे बैठे यहाँ के इसके 20 पॉइंट बना सकता हूँ। ठीक है, क्या है, और किसी में दम नहीं होगी कि हमारा आंसर गलत काट दे। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रोमेथिनियम के अलावा सभी नॉन रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इसमें सभी रेडियो तत्व एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या है इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छे से, इज्जत के साथ। इन सभी को लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट तत्वों को आपको इज्जत देनी है। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको कर लिया है क्वेश्चन बैंक से आपकी उठा लिया है। ये क्वेश्चन मतलब पे है तो मतलब सॉल्यूशन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही उठा लिया इनको, ज़्यादा बड़े हैं जो। ठीक है, क्या है कि संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक के बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। ठीक है, क्या है, निम्न धातुओं के कारण संक्रमण तत्व असंफर आयन बनाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ अपना कैटेलाइन की छोटी त्रिज्या, ये आपको पूरा सही स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद अपना आगे बढ़ता है दूसरा रिक्त डी ऑर्बिटल की उपलब्धता। उसके बाद इन दोनों को आपको कर लेना है, ये आपके 3 नंबर आपके पक्के करके जाएगा ये क्वेश्चन, यकीन मानिए दोस्तों। देखिए यकीन मानिए, आपको इसके बाद आता है दूसरा, स्पष्ट कीजिए संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये भी मैंने क्या है कि आपकी जीपीएच की क्वेश्चन बैंक है ना, जाओ जो जीपीएच की क्वेश्चन बैंक है उस वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया है। ठीक है ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये जीपीएच के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको यहीं तक लिखना है। ठीक, यहीं तक, तीसरा तक, यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। ओके भाई, जीपीएच की तो अलग ही परिभाषा है उसमें भी, लेकिन सरल तो दिए रहते हैं, छोटे छोटे आंसर भी सही होते हैं, लेकिन वो कैसे लिखते हैं कि भाई लिखने वाले एक ने क्या सोच कर लिखी होगी जीपीएच, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व देखिए क्या होते हैं। शायद ये अपन ने देख तो लिए, शायद, हाँ देख लिए हैं ठीक है। ये दोबारा क्यों आ गया भाई, ओ भाई दोबारा होगा, सॉरी। उसके बाद द्विकुंडलीकरण किसे कहते हैं, ये आपको जरूर कर लेना है। द्विकुंडलीकरण क्या है, ये योगशील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संगठन आयनों में टूट जाते हैं। द्वि लवण के सभी संगठन आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर अपने परीक्षण देते हैं, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपना देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने जीपीएच में से आपका वो है क्या स्क्रीनशॉट कर लिया। देखिए अगला स्क्रीन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका आने वाला है बिल्कुल 3 नंबर में। निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। फर्स्ट ये आपका KC3 है, इनके IUPAC नाम। ठीक है, इनका, और उसके बाद क्या दिया है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये आपको इन सभी को 5 ही याद करेंगे। ठीक है, आपके 5 नंबर, सॉरी आपके यहाँ पर 3 नंबर फिर से पक्के। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। पोटेशियम, ठीक है, क्या है कि उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र आपको लिखना है, ये सभी। ओके, यहाँ पर इन सभी को आपको रट डालना है। ओके, इनके अब क्या है कि इनको सूत्र लिखना है। ऊपर क्या दिया था कि नाम लिखना है, अब उनके सूत्र लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, जो भी स्टूडेंट ने ये सब पढ़े हैं उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, और जिसने नहीं पढ़े हैं तो उसकी तो भाई ऐसी तैसी पक्की। मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत करता रहता हूँ मैं। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आप बताएं, मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ। ठीक है, बुरा मत माना। ठीक है, वो क्या होता है कि अपन ऐसे ही बोलते बोलते पता नहीं जोश आ जाता है अपने आप, कहीं से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग आप देख सकते हैं आ बा सा, ये सभी आपको अच्छे से देख लेना एक बार। और ये आपकी जीपीएच है आपके पास, तो भाई उसमें देख क्या रहे हो, उसी में टिक करो, डायरेक्ट रट्टा मारना चालू कर दो। अभी तक तो तुम्हें पूरा पेपर याद ही हो जाना चाहिए था। रट्टा मारना स्टार्ट करो, उसके बाद दूसरा लिख लेना है। दूसरा लिखने के बाद यहाँ तक सॉरी दूसरा क्या दिया, क्लोरोप्रोपेन। फर्स्ट क्या था अपना, एथिल क्लोरीन से प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद अपना दूसरा है क्लोरोप्रोपेन से एक प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपको इन सभी को अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ठीक, ओके। उसके बाद अपना 7वां, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, नाभिक स्नेही
क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, मतलब एक तरह से अंतर ही लिखना है। दोस्तों ये मैंने जीपीएससी का डायरेक्ट ही उठा लिया डायरेक्ट, क्योंकि जीपीएच में भी सही है आंसर, मगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है, लेकिन आप यहाँ पर इसका भी फुल सॉल्यूशन का बाद सही आंसर माने दोस्तों, ये भी आपका जहाँ तक है पूरा सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना है यहाँ पर आपके 4 नंबर यहाँ तक लिख लेना है आपको लास्ट वाले का आंसर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपके 3 मतलब आपके 3 से 4 3 अंक के आपको जितने भी है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपके दोस्तों रह गए हैं 4 और 5 अंक के, तो हम फटाफट से कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले कि पार्ट एक एक से देख कर जाना है, वीडियो में आग लगा देनी, तबाही मचा देनी है पूरे पेपर में। रसायन विज्ञान को महाविज्ञान मनोविज्ञान जो भी बनाते फिर वो बना लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कसम है आपको रियल पेपर की नहीं आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे तो इतनी खबर रख लेना। चलिए मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, मजाक कर रहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।